नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2025 का जो क्लास 10th के लिए राजस्थान बोर्ड और उसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। सैम्पल बोर्ड में जो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने जो रिलीज़ किया है उस पेपर के अंदर क्या बोर्ड ने क्या क्या वेटेज रखा है और किस आधार पर पेपर बनता है बोर्ड का, वो पेपर आपको सैम्पल पेपर बनाया जाता है। तो मेनली उसमें जिसको अपन बोलते हैं नमूना प्रश्न पत्र, नमूना मतलब एक आपको पैटर्न दे रहे हैं कि वो इस चैप्टर का ये वेटेज आएगा, इस चैप्टर का ये वेटेज आएगा। तो वो वेटेज के लिए आप लोगों को मैं बताता हूं। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों बाई लैंग्वेज है और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन से पहले आप लोगों को देखो एक थोड़ा सा ये अंक भार दे रखा है, अंक भार यानी वेटेज दे रखा है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज आएगा वो भी दे रखा है। जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, उसका वेटेज आ रहा है 4 मार्क्स का। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसका वेटेज आ रहा है 4 मार्क्स का। एंड दो चर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, उसका वेटेज आ रहा है 4 नंबर का, ठीक है। द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका वेटेज आ रहा है 4 मार्क्स का। एंड समांतर श्रेणियां जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका वेटेज आ रहा है 6 नंबर का। त्रिभुज ट्राइंगल जिसका वेटेज आ रहा है 4 नंबर का। और निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका वेटेज आ रहा है 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। अब इसके बाद आपके पास देखोगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इसका वेटेज आ रहा है 8 नंबर का। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसका वेटेज आ रहा है 5 नंबर का। फिर वृत्त एंड सर्कल का वेटेज है 6 नंबर का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है जिसका वेटेज है 5 नंबर का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जिसका वेटेज है 6 नंबर का। और सांख्यिकी जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है कितना है, स्टैटिस्टिक्स का वेटेज है 13 नंबर का। और प्राथमिकता, ये प्राथमिकता गलत लिखती हुई, प्रोबेबिलिटी तो ये दे रखी, प्राथमिकता ये गलत दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी तो ये दे रखा, प्रायिकता होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा प्रायिकता लिखा हुआ है। प्रायिकता का वेटेज है जो कि 4 नंबर दे रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वेटेज है कुल टोटल 80 नंबर का वेटेज है। इस 80 नंबर के अंदर आपको क्या क्या किस चैप्टर का दिया हुआ है, तो ये सैम्पल पेपर में वेटेज बनाया 5% और ये सबसे ज़्यादा वेटेज है वो 16%, 16 पॉइंट यानी 16.25% वेटेज है आपका किसका, सांख्यिकी का। और फिर उसके बाद है त्रिकोणमिति का और फिर है समांतर श्रेणी का। तो ये सब वेटेज को देखते हुए अपन पेपर बनाया सैम्पल पेपर बोर्ड ने। और उसी सैम्पल पेपर में मैंने ऑब्जर्व किया 2025 का जो मेन बोर्ड पेपर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2025 का जो मेन बोर्ड पेपर है उसमें नियर अबाउट लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो लगभग यही पूछे गए, सैम्पल पेपर के ही बोर्ड पेपर में पूछे गए। तो आपको सैम्पल पेपर भी करना है और बोर्ड पेपर मैंने 2025 का कराया वो भी कर रहा हूँ। और अभी कमिंग डेज में आपके जो पिछले 5 साल के जो बोर्ड पेपर हैं, पिछले 5 साल के जो बोर्ड पेपर मैथमेटिक्स के आए हैं बोर्ड ने जो ऑर्गेनाइज कराए, उन सभी पेपर्स का आपको एक वीडियो कमिंग डेज में मिल जाएगा जिसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी। हर एक चैप्टर वाइज मिलेगा, एक चैप्टर उसके 5 साल के जो पेपर्स हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा लगभग। तो आपको लगेगा पेपर में क्या बोर्ड कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और उसी पैटर्न को अपन सारे यहाँ पर वेटेज ले देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहला ही क्वेश्चन पे लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे देगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक 2000 परीक्षा 2025 विषय गणित और कक्षा 10 खंड सेक्शन ए दे रखा आपको। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। संख्याओं 6 और 20 यानी संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको अपन बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 6 का करते हैं फिर 20 का करते हैं। तो पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अभाज्य यानी गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्याएं होती है जैसे 3 × 2 ये अभाज्य संख्या है। फिर आपको करना है 20 का, तो 2 × 2 × 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड किसका हो गया, तो ये 2 और 6 का हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के बाद आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कम से कम जो डेटा होता है उस डेटा को आपको लिखना है इस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें सबसे कम से कम जो डेटा है जैसे 20 है तो 20 के अंदर 2 देख रहे हैं, तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार आया। और यहाँ कितनी बार आया, 1 बार आया। तो अधिक से अधिक कितनी बार आ रहा है, अधिक से अधिक आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो 2 बार आपने लिख दिया, दैट इज 2 × 2।
फिर देखेंगे 3 यहाँ कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और यहाँ 3 एक बार भी नहीं आ रहा है, तो एक बार तो कम से कम आया है, तो यहाँ आपने 3 लिख दिया। यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार आया और यहाँ एक बार भी नहीं आया, तो यहाँ 5 अपने लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपको एलसीएम को डिनोट करेगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 12 5 60। ये एलसीएम आपके पास आ गया एलसीएम, और ये आपके पास 60 है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये जिसका ऑप्शन है वो है 60, यानी सही ऑप्शन है किसका, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांकों का योग निकाल लो, यानी सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 7x + 12, यानी x² - 7x + 12 इसके शून्यांकों का योग निकालना। और वैसे आप जानते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + का bx + c, तो इसमें शून्यांकों का योग, जिससे इसको पहले तो तुलना कर लेते हैं, यहाँ तुलना करने पर तुलना जिसको अपन बोलेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर a की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -7 आ जाएगी, और c की वैल्यू 12 आ जाएगी। ABC की वैल्यू आ गई। अब ABC की वैल्यू आने पर आपका जो काम होता है वो आप लोग ABC के आने के बाद आप जो जानते हैं सम ऑफ द जीरो, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज, जिसको अपन कह रहे हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग जिसको अपन बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, -b, ये माइनस है, और b की वैल्यू यहाँ से अपन ने निकाली -7, और a की वैल्यू है दैट इज़ 1, तो ये माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/1 यानी 7 आ गया आपका, किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, जो कि शून्यांकों का योग की वैल्यू है। तो यहाँ से 7 आंसर आया, और आप देख सकते हैं 7 आंसर कौन सा है ऑप्शन वाइज बी है आपका, और ये बी आपके सामने। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड आपको दे देगा समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 है, यानी x का वैल्यू 5 है, तो y का मान ज्ञात करना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो समीकरण जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको सामने 3x + 2y = 7 दे रखी है, और इसमें x का मान 5 है, तो यहाँ लिख देते हैं x = 5 रखने पर x = 5 रख दें, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, या जो भी x का = 5 रखने पर, x = 5 रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ x = 5, पुट द वैल्यू ऑफ x = 5, तो x = 5 रखेंगे तो 3 × 5 + 2y = 7, तो 5 3 जा 15 + 2y = 7, और 2y = 7 - 15, 7 - 15, तो 2y = -8 आएगा, और y = -8/2, तो इसको काटेंगे तो जो आप रेस्पॉन्स देखेंगे 2 1 जा एंड 2 4 जा, तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया y = 4 आ गया। कितना आ गया, y = -4 आ गया। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू -4 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, y की वैल्यू -4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये आपको 4th क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि दी गई आकृति में DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल, जो एक DE दे रखा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये DE पैरेलल BC दे रखा है, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, और AD आपको दे रखा है, देखो AD दे रखा है 1.5, और BC मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये लो 1.5, ये 1.5, DB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और AE दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो EC की वैल्यू निकालनी है, तो EC की वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको और या अपन बोल सकते हैं BPT, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, BPT। ठीक है, एक सेकेंड, BPT, ये BPT है, BPT, और हिंदी में बताते हैं भाई समीकरण, क्या सा नाम है इसका, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करने पर, थेल्स प्रमेय
का प्रयोग करने पर, ठीक है, ये आपको बता दिया। या तो थेल्स थ्योरम में प्रमेय का प्रयोग बोल सकते हैं, या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये थोड़ा सा बड़ा सा नाम होता है, इसलिए अपन थेल्स नाम दे देते हैं। थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय दोनों सेम ही है, दोनों के नाम अलग अलग है, बट सेम चीज़ की बात करना चाह रहा है। तो क्या कहती है कि वो ये कहती है कि अगर डी किसी त्रिभुज में डी पैरेलल अगर बीसी है, यानी वो जो बीसी यानी एक साइड पे जो डी कट कर रही है दो साइडों को, और वो बीसी के पैरेलल है, तो वो उन दोनों को क्या समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात जो कि आपको रेशो दे रखा है, दैट इज AD बाई DB, और एक दे रखा है AE बाई EC। ये जब DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB और AE बाई EC इक्वल होंगे, रेशो इक्वल होंगे। तो AD का वैल्यू आपके पास दे रहेगा 1.5, DB की वैल्यू 3 दे रखी है, AE की वैल्यू 2 दे रखी है, और EC आपको पता करना है। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाया और ये लग गया 0, और आप देखेंगे 15 से 30 2 टाइम कैंसिल हो गया, और ये EC की वैल्यू 2 जा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगी। तो यहाँ से आप EC की वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो EC का कितना आ जाएगा, EC इक्वल्स टू 2 जा 4, और ये 4 जो है वो सेंटीमीटर की वैल्यू है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग 4 सेंटीमीटर जो आंसर है वो आप देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर कौन सा है, बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। बट कौन सी थ्योरम कहाँ मिलेगी, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसको अपन थेल्स थ्योरम कहते हैं, ये याद रखना, थेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी 5th नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। बिंदुओं 2, 5 और 5, 6 के बीच की दूरी का दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र आपको पहले तो पता होना चाहिए, दूरी सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जिसको अपन बोलते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, है ना। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो आपके सामने है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ एक पहले बिंदु को तो आप क्या ले लें, x1 x2 ले लें, और दूसरे बिंदु को क्या ले लें, x2 y2। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा x2 y2। तो इन बिंदु को आप रख दें, और रख के आप क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर आप रख रहे हैं x1 y1 आपके सामने है, तो x2 की वैल्यू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ से 3 का स्क्वायर जो कि 9 और 3 का स्क्वायर जो कि 9, और 9 और 9 कितना होता है 18 को आप क्या लिखोगे 9 इंटू 2 लिखोगे, 18 को 9 इंटू 2, और 9 को क्या लिख देंगे 3√2। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 बाहर निकाल देंगे 3√2, और ये यूनिट्स आपका दूरी सूत्र आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप 3√2 जो आंसर आया वो 3√2 क्लियर आंसर। अब 3√2 कौन सा आंसर है, आंसर बी आपका इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन कैसा कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि थीटा अगर आपको दे रखा, थीटा 45 डिग्री दे रखा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी। तो 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और नीचे आपका रेस्पॉन्स है साइन 2 इंटू 45 डिग्री। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये साइन 90 डिग्री। 1 माइनस कोस 90, आप टेबल में अगर देखा होगा साइन कोस 90, टेबल बना के देख लीजिए, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। यहाँ हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोस 90 कितना होता है, कोस 90 इक्वल टू 0, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू रखने पर आपको मिल रहा है 1 माइनस 0 और साइन 90 1। तो ये 1/1 यानी आंसर कितना आ गया 1 आ गया। और आंसर जब 1 आ गया तो ऑप्शन ढूंढे, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 दैट इज द यानी डी ऑप्शन आ गया। कितना आ गया, ऑप्शन डी आ गया। कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई यानी एक वर्टिकल रोड है, ये देख रहे हो लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, यानी 1:√3 रेशियो दे देगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज,
यानी एक तो वर्टिकल रोड की लेंथ और उसका शेडो का लेंथ विच इज़ 1:√3। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स, यानी सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले क्या है बना लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम बना लेते, देखो ये तो आपकी बना दी ऊर्ध्वाधर छड़, ये जिसको अपन बोलते हैं ये लेंथ ऑफ द वर्टिकल रोड, ये वर्टिकल रोड है और ये उसकी शेडो है, ये शेडो यानी ये उसकी छाया है, ये उसकी छाया बना दी अपन ने शेडो। ये अगर सन अपन बात करते हैं, यहाँ कोई सन है, ये सन है जिसको अपन ने सन बोला है, और इसका कोई ये लाइट अगर इधर से आ रही है तो उसकी छाया क्या बनेगी, उसके सन के विपरीत दिशा में बनेगी, तो ये विपरीत दिशा बन गई। अब यहाँ से जो आपसे ये कह रहा है कि ये जो ऊर्ध्वाधर छड़ है, यानी ऊर्ध्वाधर छड़, ये तो अपन बोल देते हैं छड़, और इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं रोड, जिसको वर्टिकल रोड। और ये क्या है 90 डिग्री, क्योंकि छड़ हमेशा ऊर्ध्वाधर बोला तो वर्टिकल यानी 90 डिग्री बनाता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। और ये उसकी छाया, छाया जिसको बोलते हैं शेडो, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि जो इनका एंगल बना रही है, एंगल तो पता ही नहीं, एंगल तो निकालना है, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालेंगे। पहले तो इसको लेते हैं ए बी और सी, ट्रायंगल में ABC ले लेते हैं। अब जब ABC ले रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि एंगल थीटा निकालना है। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये जो रेशियो 1:√3, यानी इन दोनों का AB बाई आपको दे रखा है, AB/BC का जो अनुपात है वो 1:√3 अनुपात दे रखा है, दिया हुआ, यानी गिवन यानी दिया गया, ये दिया गया। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, उन्नयन कोण निकालना, थीटा निकालना। तो ये देखो आप जानते हैं LAL KKA, जिसको अपन बोलते हैं PBP HHB, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, और लंब कर्ण और आधार, ये इसी से अपन चलते हैं। इसको अपन बोलते हैं साइन कॉस टेन कोट सेक, एट लास्ट कोसेक, ये कोट है ना, और ये वापस साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कॉसेक। यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखो आप अलग अलग मीडियम के हिसाब से जाएं तो ये हिंदी मीडियम के हिसाब से साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक आपको मिल रहा है, जिसको लंब कर्ण आधार से दिखाते हैं। और अगर अपन यहाँ पर जाएं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ये उन दोनों के हिसाब से अपन परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में साइन कोस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनकी साइड के प्रोपोर्शनल कैसे बनाते हैं वो आपको बता रखा है। तो यहाँ पर AB/BC यानी ये लंब है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और उसके नीचे वाला ये आधार होता है। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा ये लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में लेके चलते, तो टेन थीटा क्या देगा AB/BC, और टेन थीटा जो आपके यहाँ पे चल रहा है टेन थीटा, और AB/BC यानी 1/√3। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आती है तो टेन थीटा की वैल्यू होती है ये 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और अब आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया। तो आंसर आपका कितना आ गया, थीटा 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री आप ढूंढें कौन सा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दैट इज़ A ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन A है। आप एक सेकेंड, ऑप्शन A है। तो ये आपका क्वेश्चन 7th भी कंप्लीट हो गया। ये अगर पेज एक्स्ट्रा है तो इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर वाले किसी त्रिभुज पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है तो 80 डिग्री पे, यानी जैसा क्वेश्चन कह रखा है ये P बार एक्सटर्नल बिंदु है और एक बिंदु से O केंद्र पर, ये O केंद्र, मैंने डायग्राम पहले बनाया ताकि समय कम से कम लगे इसलिए, ठीक है। O बिंदु पर केंद्र है और किसी वृत्त पर ये PA और ये PB दो स्पर्श रेखाएं बनी हुई है, ये स्पर्श रेखाएं और परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। दोनों स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री पे, ये देखो ये 80 डिग्री पे कोण पर झुकी हुई है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनको समझने की कोशिश ज़रूर करना। ये दोनों 80 डिग्री पर झुकी हुई, कौन, A P और B, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पे झुकी हुई। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, एक प्रमेय पढ़ी होगी 10.1, जिसको अपन 10.1 बोला है। 10.1 में कहता है कि वृत्त के बिंदु पे, किसके केंद्र बिंदु से, वृत्त के केंद्र बिंदु पर, ये जो वृत्त पर जहाँ पर करता है वो स्पर्श रेखा टच कर रही है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जैसा स्पर्श बिंदु जिस पे अपन स्पर्श बिंदु कॉन्टैक्ट, यानी वो जो संपर्क बिंदु, तो वृत्त के केंद्र से संपर्क बिंदु पर जो ये स्पर्श रेखा खींची जाती है उस पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है त्रिज्या,
उसको क्या बोलते हैं, वो 90 डिग्री बनाती है। क्या 90 डिग्री बनाती है? ये थ्योरम 10.1 है, जिसको अपन ने आई थिंक जो सैम्पल बोर्ड पेपर था उसमें भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ जाके आप वो देख भी सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये अपन, क्योंकि इस थ्योरम का डेरिवेशन अपन अलग से करेंगे, तो यहाँ अपन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरा थ्योरम पार्ट नहीं समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अपन, क्योंकि उसका पर्टिकुलर वीडियो अलग आएगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये जो 90 डिग्री ये बन रही है, ये भी क्या थ्योरम, ये जो रेडियस से अपन, ये एक रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, यानी संपर्क बिंदु के साथ सेंटर से डाली जाती है जो लाइन, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 90, ये भी 90, तो जब दोनों 90 है तो आप जानते हैं ये 80 है, तो आप जानते हैं कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों एंगल कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का 360 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 90 और ये 180, तो बचा हुआ ये जो पूरा एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, क्योंकि दो 90 हो गए तो बचे हुए दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये अकेला 80 है, तो ये पूरा क्या होगा, 100 डिग्री होगा। कितना होगा, 100 डिग्री होगा। जब ये 100 डिग्री होगा तो ये अकेला, मतलब आप जानते भी, अगर आपने थ्योरम पढ़ी है, तो ये जो त्रिभुज बनता है APO और OPB, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। किस सर्वांग सम होते हैं, किससे होते हैं, दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज बन गया और ये भी समकोण त्रिभुज बन गया। देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है, और दोनों समकोण त्रिभुज होने के कारण आप जानते हैं जब दोनों को क्या करते हैं अपन, सर्वांग सम प्रूव करते हैं। तो सर्वांग सम किससे, RHS से, राइट एंगल, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस, और एक एस होती है साइड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस और साइड, यानी 90 डिग्री, और एक उसका हाइपोटेनस जिसको अपन बोलते हैं कर्ण, और एक होती है साइड, यानी कोई भी एक भुजा ले लेते हैं। तो ये इसमें देखो मैं दोनों ट्रायंगल बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री तो RHS से हो गया, RH हो गया हाइपोटेनस, जिसको अपन बोलते हैं एक कर्ण हो गया जो दोनों में कॉमन है, और ये S यानी एक साइड होगी जो बोलते हैं दोनों रेडियस है एक ट्रायंगल की। तो दोनों ट्रायंगल क्या RHS से कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम है, और सर्वांग सम होने के कारण दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समान होंगे, और उनके उन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं भी समान होगी, और उनके कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो जब ये 80 डिग्री का कोण है तो आधा आधा दोनों बन जाएगा, यानी 40 होगा, ये भी 40 होगा, और ये 100 बन रहा है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो अब अपन इसको कैसे बता रहे हैं, तो वो सिस्टमेटिक लेके बता रहे हैं, और अपन जानते हैं कि जब ये 90-90 तो ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, जो एक संपूरक कोण जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण दो कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है उसको पूरक बोलते हैं, और संपूरक बोलते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ऑफ द सम ऑफ एंगल टू एंगल्स, यानी सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, देन सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये इट इज ए सप्लीमेंट्री एंगल, यानी संपूरक कोण बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे एंगल APB प्लस एंगल AOB क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है APB, और ये क्योंकि संपूरक कोण होते हैं तो ये दोनों, यहाँ लिख सकता हूँ सप्लीमेंट्री लिख दो, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको अपन बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, अब जब अपन संपूरक कोण की बात कर ली तो यहाँ पर इन दोनों का सम 180 है, तो ये अकेला AP जो है ना, ये तो अब कितना है AP, यानी ये तो 80 डिग्री, ये जो APOB ये तो 80 डिग्री है, तो एंगल AOB जो है वो 180, तो एंगल AOB जो आएगा वो 180 माइनस 80 निकालेंगे, तो एंगल AOB जो आ गया वो आ गया 100 डिग्री। कितना डिग्री, 100 डिग्री, और 100 डिग्री आ गया तो AOB तो आपके सामने कंप्लीट हो गया, AOB तो आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब AOB जब 100 डिग्री आ गया तो अब आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एंगल POA इज़ हाफ ऑफ द एंगल AOB, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम होते हैं, दोनों कोण बराबर बनेंगे, तो ये पूरा AOB बन रहा है उसका आधा बनेगा, तो ये हाफ ऑफ कितना आएगा 100 डिग्री, और 100 डिग्री को 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर में ओवरराइट हो रहा है तो मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ 50 डिग्री। तो ये एंगल POA आ गया, तो फाइनल POA क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सा POA ये एंगल पूछा गया POA, तो POA, तो ये पूरा 100 डिग्री, तो आधा कितना होगा 50 डिग्री, सीधी सी बात है। और अपन इसको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तो पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिनट में निकाल देंगे, बट सब्जेक्टिव के तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया ताकि आप लोग आगे तक समझ सके कि हाँ सर ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। यानी आपको देखो आंसर निकालना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं, आंसर आ जाना चाहिए, आप हर क्वेश्चन पे इस तरह लाएं, तो इसी लॉजिक के बिहाफ पर आपको मैं पूरा समझाया मैंने आपको। ठीक है, तो अपन बहुत सिस्टमेटिक चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे तो डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर वाले 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि होगी, अंतर्वृत्त की, यानी ये जो अंतर्वृत्त यानी एक स्क्वायर बना हुआ है, ये भुजा यानी वर्ग बना हुआ है, इस वर्ग का अंतर्वृत्त की परिधि यानी उसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, उस वृत्त की परिधि निकालनी। तो आप देखो जब भुजा 14 सेंटीमीटर वर्ग दे रखा, तो उस वर्ग की भुजा कितनी देगी, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो भुजा है वही इस वृत्त का क्या होगा, डायमीटर, जिसको बोलते हैं डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं क्या जीवा, परिधि क्या बोलेंगे, डायमीटर को रेडियस, त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल जो डायमीटर होता है, डायमीटर मुझे याद नहीं आ रहा है, डायमीटर जो भी नाम है हिंदी में वो डायमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डायमीटर कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, और रेडियस यानी त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई, और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई। तो अब आप सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अपने को सर्कल की त्रिज्या आ गई। तो आपसे पूछ रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द स्क्वायर, तो सर्कमफेरेंस बात करते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ इन, जिसको बोलते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की परिधि, अंतर्वृत्त की ये वृत्त में थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, वृत्त की परिधि। तो अंतर्वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, और आर रेडियस दे रही 7, क्योंकि जब इसकी भुजा के बराबर इसकी क्या होगी, डायमीटर होगी, डायमीटर। तो डायमीटर जब भुजा के बराबर है, वर्ग के भुजा के बराबर, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी आधी होगी, और रेडियस आधी होगी तो रेडियस चाहिए होती है, रेडियस निकाल लिया अपने 7, और ये 7 से 7 क्या कर दी कैंसिल, 22 दूना 44 यानी 44, और ये परिधि है तो परिधि किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो 44 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आया, कितना है 44 सेंटीमीटर, और 44 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ये मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। ये 9th हो गया। अब बात करते हैं 10th। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है, कोण थीटा संगत चाप की लंबाई। तो एक देखो मैं एक बना रहा हूँ, वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, इस वृत्त में आप देखेंगे कि एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्य दो त्रिज्याओं से जो बना हुआ है, ये एक त्रिज्या है और दूसरी ये त्रिज्या है, इन त्रिज्याओं से बना वृत्त पर संगत चाप की लंबाई, यानी इस चाप की बात करना चाह रहा है वो, इस चाप की, ये चाप क्या बोलोगे, चाप, और एंगल बन रहा है थीटा, कितना बन रहा है, तो इस चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई जिसको अपन बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ तो अपन आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, ये लिखा है उसने, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर एंगल थीटा। तो आप जानते थे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये वृत्त की चाप की लंबाई लिख सकते हैं, चाप की, और किस पे चाप की लंबाई, किस में, त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है ना, जिसको अपन लिख सकते हैं त्रिज्या, जिसको अपन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अब आता क्वेश्चन नंबर 11। घन के पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन के पृष्ठ का, तो एक घन बना देते हैं और उनके पृष्ठ का परिमाप दे देगा, पृष्ठ का परिमाप, आप क्वेश्चन का पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, आप क्वेश्चन को ढंग से सुनेंगे। तो पेरीमीटर दे रखा है घन, देखो ये घन वर्ड दे रखा है, बच्चा घन को 3D फिगर में जाना है, 2D पे में नहीं जाना है, किस पे, 2D पे नहीं जाना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सरफेस ऑफ द, आपको दे रखा पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब इज 28 सेंटीमीटर। घन के सरफेस जो है एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है, एक पृष्ठ का परिमाप, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने चाहता हूँ। एक घन है, ये घन जैसे ये मैंने बनाया, और क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिया है ना, वो एक पृष्ठ का दिया है। ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को संग से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एक पृष्ठ का, सारे पृष्ठ का नहीं दिया, ठीक है, एक पृष्ठ का। मैं ये घन बना देता हूँ,
एक पृष्ठ, ये जैसे ये वाला सामने पृष्ठ, घन बनता है किससे, वर्ग से बनता है। घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है। तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है। तो एक पृष्ठ अगर सपोज करो x मान रहे हो, सारी भुजाएं एक्स एक्स होती है, तो ये सब भुजाएं क्या होगा, एक्स 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 और एक्स और एक्स, ये एक्स और सब एक्स होगी। माना, मैं लिख देता हूँ, माना कि घन के पृष्ठ की भुजा, यहाँ लिख देते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स। क्यूब का मतलब एक्स ले ली। जब क्यूब की साइड एक्स आ गई तो अब ये कह रहा है कि उसका परिमाप, उसके परिमाप 28 सेंटीमीटर है। तो परिमाप जो है पेरीमीटर ऑफ द, तो यहाँ पर अपन पहले तो लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, जो पेरीमीटर ऑफ क्या बोलते हैं, एक जो इसका चारों का पेरीमीटर, पेरीमीटर, और क्योंकि घन बनता किससे, घन बनता स्क्वायर से। तो ये इसका जो साइड है ना, ये एक, मैं इसको रेड से, इसको वाइट से डिनोट कर रहा हूँ। देखो ये वाइट से डिनोट कर रहा हूँ, ये वाला, ये एक तरह का क्या है, वर्ग है। एक पृष्ठ क्या है, वर्ग है। ये क्या है, एक पृष्ठ वर्ग है। और वर्ग है जिसको अपन स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। तो एक पृष्ठ वर्ग है, तो पेरीमीटर ऑफ द वर्ग दे रहेगा आपको, वर्ग यानी एक सरफेस का। तो एक सरफेस तो वर्ग है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज दे रहेगा 4 इंटू साइड, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, एक पृष्ठ, एक पृष्ठ एक वर्ग होगा। एक पृष्ठ, एक वर्ड दे रखा है, एक पृष्ठ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक पृष्ठ। एक पृष्ठ का मतलब हुआ वर्ग, क्या हुआ, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप आपको दे रखा है 4 इंटू साइड, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू भुजा। 4 इंटू साइड का मतलब होता है भुजा, भुजा। तो अब आप लोग लिखेंगे, तो आपको दे रखा 28 बराबर 4 इंटू भुजा, भुजा। तो ये 4 से 28 और 4 दैट इज़ भुजा आपके पास आ गई। तो भुजा से कैंसिल करो, 7 टाइम्स यानी भुजा, जिसको इंग्लिश में भी लिखते हैं साइड। साइड आ गई 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, घन का आयतन। तो घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, जिसको अपन लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, बट वो घनाभ का होता है। और घन के लिए क्या हो, तीनों L B H। अगर L B H लिखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं क्यूब इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ L और B H और तीनों क्या होगी, समान हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो तीनों समान होगी तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। L B H, L इंटू बी इंटू एच, जहाँ L B और H तीनों सेम होंगी, तो अपन यहाँ लिख देंगे इसको भुजा क्यूब, जिसको अपन बोल देंगे साइड क्यूब। और यहाँ साइड क्यूब, साइड अपने पास कितनी, भुजा कितनी आ गई है 7, और 7 का क्यूब, तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये आ जाएगा 49 इंटू 7, ये 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कितना आ गया, 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अपने पास ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। चलो अब बात करते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है तो कम से कम एक चिताने की प्रायिकता निकालो। तो कोइन टॉस इन 2 टाइम्स, ट्वाइस, कोइन टॉस्ड ट्वाइस। 2 बार कॉइन को टॉस किया गया तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है, वो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये जो उसके सैंपल स्पेस बने, हेड और टेल। चित और पट जो वर्ड यूज़ करते हैं, चित पट, है ना। तो कम से कम एक चित आना, जिसमें आपको कह रहा है कि कम से कम एक गेटिंग वन हेड बोल रहा है, तो कम से कम एक चित आना, एक चित आना यानी एटलीस्ट 1 हेड अकर, एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड अकर। तो आप लोग जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो 1 हेड आना, तो 1 हेड कौन कौन सा होगा, तो एटलीस्ट कम से कम एक आना, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो हेड टेल हेड, हेड टेल और लास्ट में हेड हेड, ये जो कुल 3 केस बनेंगे। और टोटल संभावित परिणाम तो आपके पास है वो कितने हैं, 4, और बन कितने रहे, फेवरेबल अनुकूल परिणाम बन रहे हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं P, प्रोबेबिलिटी गेटिंग
गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, जिसको बोलते हैं कम से कम एक चित आना, कम से कम एक चित आना। तो एटलीस्ट है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे सभी अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी अनुकूल परिणामों की संख्या, ये संख्या अनुपात सभी संभावित परिणामों की संख्या, सभी संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो अनुकूल फेवरेबल आउटकम तो है 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 4, तो 3/4 आपके आंसर आ गया। और 3/4 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सी है। अब आता है 13 नंबर का सबसे न्यूनतम संख्या, लोएस्ट नंबर, जिसको √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, यानी एक नेचुरल नंबर प्राप्त करना। तो ये √27 लिखा हुआ है। √27 जिसको आप लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 27, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू 3, ये हो गया। और 3 का स्क्वायर को आप 3 लिख देंगे √3। अब इसके केवल √3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे? 3√3 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल √3 से, तो ये आ जाएगा 3 × 3, तो ये आ जाएगा 3√9, यानी 3 × 3, यानी 3 3 जा 9। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? कम से कम सबसे छोटा नंबर, वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कितना? बी आंसर। किस नंबर से? √3 से। √3 से गुणा करने पर एक एक न्यूनतम प्राकृत संख्या प्राप्त होगी, एक न्यूनतम प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने किससे मल्टीप्लाई किया? √3 से। ठीक है, ऑप्शन अपने लिख दिया, और आप चाहे इंग्लिश में लिख देते तो लोएस्ट नंबर विल मल्टीप्लाई बाय 27 विच इज √3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुपद के शून्यांक निकालने। क्या निकालने? बहुपद के शून्यांक निकालने। तो शून्यांक निकालने के आप देखोगे x² माइनस का x - 6, और शून्यांक निकालने तो 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखेंगे तो 3 और 2 आपके सबसे बेस्ट आंसर है। 3 2 जा, तो माइनस का 3x और प्लस का 2x - 6 = 0, x² - 3। यहाँ से आप लोग क्या करने? पेयर बना लें। क्या करें? इन दोनों का पेयर बना लें, इन दो का और इन दो का पेयर, यानी जोड़ा बना लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x - 3, n + 2 कॉमन लेंगे तो x - 3 = 0। x - 3 आपके सामने और x + 2 जो कि 0, तो x - 3 = 0 और x + 2 जो कि = 0, x = 3 और x = -2। तो आपका आंसर आ गया x = 3n - 2। तो ये 3 और -2 आंसर है। और 3 और -2 देखो, 2 और -3 नहीं, 3 और -2, यस, आंसर कौन सा आ गया? सी, 3 और -2। ठीक है, अब आता है 15वां नंबर का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है समीकरण 3x - 5y + k = 0 में यदि x = 2 और y = -2 तो k का मान ज्ञात करो। यानी इन इक्वेशन 3x क्या दे देगा? 3x - 5y + k = 0 में x = 2 और y = -2 रखें तो k की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर रख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x = 2 एंड y = -2। तो वही है कि समीकरण में x = 2 और y = -2 रखने पर रख दो। तो यहाँ पर 3 × 2 -5 × -2 और प्लस k = 0। तो यहाँ 3 2 जा 6 और प्लस 5 2 जा 10
प्लस के इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका जो रेस्पॉन्स आएगा 16 और प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू क्या आएगा -16 और ये -16 जब ट्रांसफ़र करेंगे तो के की वैल्यू -16 आंसर आ गई और -16 ही आपका आंसर है। और -16 आंसर कौन सा आ रहा है, देखो 16 भी दे रखा है और -16 भी दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कौन सा आंसर पर टिक करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर AD और PM। तो ये क्वेश्चन आपको देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो त्रिभुज समांतर होते हैं, मतलब समरूप होते हैं, तो यानी त्रिभुज ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, और ये एक न्यूमेरिकल है NCERT का, तो इस न्यूमेरिकल को अपन बाद में एक थ्योरी सेक्शन में कंसिडर करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। और सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अभी लॉजिकल क्या पार्ट है, बाकी इस क्वेश्चन को अपन उसमें NCERT की जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें अपन अलग से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, ये कहीं चलो ये दे रखा है अगर A B C P Q और R, तो यहाँ अगर AD और ये दे रखा है AD और PM मध्यक है, मध्यिकाएँ हैं, AD ये D है और ये जो है PM है, ये PM माध्यिकाएँ। तो आपको ये कह रहा है कि जब त्रिभुज क्या गिवन दिया हुआ है, जिसको अपन बोलेंगे दिया गया, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जब समरूप होते हैं तब आप जानते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2, तो ये त्रिभुज होंगे, तो ये बाई SAS किससे, SAS से त्रिभुज ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ये दोनों भी समरूप होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो आप जानते हैं कि AB बाई PQ जो कि AD बाई PM के अनुपात के बराबर होगा, यानी उनकी माध्यिकाओं का अनुपात और उनकी भुजाओं के अनुपात के समान आएगा, ये आप मानेंगे। ठीक है, जब ये आएगा तो इसमें भुजाओं का अनुपात आप रख देंगे। और ये एक डिटेल क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग सिर्फ अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी इसको डिटेल को अपन सेपरेट पढ़ लेंगे। तो AD बाई AB बाई PQ इक्वल्स टू 3/5 देने, 3:5 दे रखा है, तो ये 3/5 और ये जो इक्वल टू दे रखा है AD बाई PM दे रखा है, तो AD बाई PM भी कितना आ जाएगा 3/5 जब अब इसमें रख देंगे तो आंसर कितना आ गया 3/5 यानी आंसर C आपके पास आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ये 10 मीटर ऊंची मीनार, ये री मीनार भैया 10 मीटर ऊंची, ये 10 मीटर ऊंची और ये है मीनार यानी टावर। ठीक है, 10 मीटर ये मीनार होगी, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, ये पृथ्वी पर कोई एक बिंदु है, दिस वन इज द पॉइंट। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब बनता है, तो अवनमन बनता है उसके क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये अवनमन बन रहा है, ये रामन अवनमन। और अवनमन कितना बन रहा है, अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज़ 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और ये आपके साथ बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल, इस नीचे वाले हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पॉइंट के साथ। और ये वर्टिकल टावर है, टावर तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये 30 डिग्री, तो आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण, तो ये जेड शेप में जो कोण बनते हैं वो एकांतर होते हैं, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा, कितना होगा, ये भी 30 डिग्री बनेगा, एकांतर कोणों ने कहा। तो ये हो गया A B और ये C। जब एकांतर कोण है ABC, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि बिंदु के मीनार के आधार के बीच की दूरी देखनी है, आधार यानी यहाँ से यहाँ तक यानी BC फाइंड आउट करना। क्या फाइंड करना है, BC फाइंड आउट करना। और BC फाइंड करने के लिए साइन कोस टेन और कोट से ये जो लिख रखा है PBP और HHB यानी दैट इज परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, और ये जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए लाल कर्ण लंब आधार और कर्ण यानी LAL KK। तो यहाँ से आप लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला देख सकते हैं कि आपको ये बेस फाइंड आउट करना है, और ये आधार जो लंब दे रखा है, तो लंब बटे हुए आधार का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा, तो क्या लेंगे 10 और कितना डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 दैट इज AB बाई BC। tan 30 होता है 1/√3 और AB आपको पता है 10 मीटर और BC पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा जिसको करेंगे BC दैट इज 10√3 मीटर। BC कितना आ गया 10√3 मीटर, और 10√3 मीटर इसमें ऑप्शन ढूंढो, 10√3 मीटर दैट इज ऑप्शन A आपको दे रखा है, कितना दे रखा है ऑप्शन A दे रखा है। ठीक है, तो ये भी आपके सामने आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आज की वीडियो का। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है
और इस बार के बोर्ड पेपर में भी था, और आप देख लो कि सैम्पल पेपर में दे रखा है, और सैम्पल पेपर में दे रखा तो आप मान के चलो कि जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देते हैं वही आपके बोर्ड पेपर में भी आता है। तो ये आपको कह रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर खंभा, ये अपन खंभा बोल सकते हैं, खंभा जिसको अपन बोलते हैं पिलर, पिलर, और ये उसकी जो बोलते हैं ना उसकी ऊंचाई, जो खंभे की ये परछाई है, परछाई जिसको बोलते हैं शेडो, ये दोनों आपस में क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो इसको दे देते हैं ए बी और सी। ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो आपसे ये थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन इन थीटा पूछ रहा है, तो अपन ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लेके चल रहे हैं, टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार की बात करना चाह रहा है, जिसको अपन बोले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात करना, परपेंडिकुलर बेस की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, ए बी बाई बी सी टेन थीटा। तो टेन थीटा, और आप जानते हैं यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर दे रखा है ए बी इक्वल टू बी सी, ये है गिवन, जिसको अपन बोलेंगे दिया गया, क्योंकि उसकी लंबाई उसकी छाया के बराबर है। तो ये ए बी और ये भी ए बी आ गया, बी सी ए बी की जगह रख दिया, तो आप देखेंगे ए बी से ए बी कट गया, तो क्या आ गया टेन थीटा, जो कि 1 आ गया, और टेन थीटा 1 आया, तो टेन थीटा 1 कहाँ होता है, 1045 डिग्री पे होता है। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री, और थीटा 45 डिग्री आ गया। तो 45 डिग्री इसमें ऑप्शन कौन सा है, 45 डिग्री ऑप्शन ए है। तो ये अब ए ऑप्शन अपन ने टिक कर दिया। तो मैं समझता हूँ आपको ये आज वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल रहे। और कमिंग डेज़ में आपको सारे चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से तरीके से करा देंगे। पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए, यानी अपन जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला पेपर में छपने वाला या फिर छप चुका है वो क्वेश्चन वापस छप सकता है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे वीडियो अगर आपको लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली में जिस सबको शेयर करें, और बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन आएगा उसके जो फिलअप्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बड़े क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।